हेलो दोस्तों, जोग्राफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 6 की जोग्राफी चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, यानी क्या कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या क्या आवरण बढ़े हुए हैं गैसों की, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले अध्याय में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, यानी क्या जैसे हमें पढ़ा कि पृथ्वी पर ही एकमात्र, जैसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। तो पृथ्वी ही ऐसा है ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि जल हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिसे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैसों की परत जो पृथ्वी के चारों ओर घेरी हुई है उसे वायुमंडल कहा जाता है, और जहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें पाई जाती है। यानी क्या कह रहा है कि भूमंडल क्या है जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है वो क्या है, वायुमंडल है। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। तो क्या बताया गया, पृथ्वी पर प्रमुख कितने मंडल बताए गए, 3 मंडल बताए गए हैं, भूमंडल वायुमंडल और जलमंडल। भूमंडल पर हम जैसे हम धरातल पर रहते हैं उसे भूमंडल कहा गया है। वायुमंडल किसे कहा गया है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों के आवरण को कहा गया है, जो पृथ्वी को चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी क्या है, वायुमंडल को अपनी ओर चारों ओर खींचे हुई है, समाई हुई है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल क्या होता है, जैसे हमारे हम देखे हैं महाद्वीपों में क्या है, महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, तो क्या होते हैं इनके महाद्वीपों के चारों ओर क्या है, पानी की विशाल राशि, जल की राशि दे सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। जीवन मंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ स्थल जल और हवा एक दूसरे से मिलती है। क्या करेगी, जो जीव मंडल होता है ना वो क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है कि स्थल मंडल जलमंडल और वायुमंडल आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलते हुए नजर आते हैं, जहाँ सभी प्रकार की जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये ऊपर पट्टी यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत क्या है, ऊपर पट्टी है, जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये पूर्व पट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों को का बना हुआ है। क्या कह रहा है कि जो हमारी क्रस्ट है वो क्या है, चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बनी हुई है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े सतही भूभाग को महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाने जाते हैं। हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो बड़े सतलखंड है भूभागों से महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और जो विशाल जल राशि है उसे क्या कहते हैं, महासागर के नाम से जानते हैं। भूमंडल को 2 भागों में बांट दिया है कि जो सतल मंडल है उसमें विशाल सतल मंडल होंगे उसे तो महाद्वीप के नाम से जानेंगे, और जो विशाल जल राशि से भरे होंगे उन्हें क्या कहेंगे, महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं। चित्र में हम देख सकते हैं, चित्र 5.1 में ये हमारा चित्र है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, हमारे महाद्वीप है। और महासागर क्या है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये क्या है हमारे मुख्य रूप से अंध महासागर, अटलांटिक महासागर, ये क्या है मुख्य रूप से महासागर हैं, विशाल जल राशि के भरे हुए हैं। और जबकि सतल मंडल क्या है, एशिया अफ्रीका उत्तर अमेरिका, इन्हें क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। सतल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाए। क्या कह रहा है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी सतल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जा सकता है जिसे शून्य माना जाता है। यानी समुद्र की हमारी जो दूरी होती है ऊंचाई मापते हैं तो क्या होते हैं, शून्य से मापते हैं। जैसे हम किसी स्थान पे होते हैं तो क्या बताया जाता है कि ये समुद्र की तल से कितना ऊंचा है, तो इसे क्या क्या कहा जाता है, उसे शून्य दूरी से मापा जाता है कि ये सतल से इतनी ऊंचाई पे है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना है, 8,848 मीटर ऊंचा है। क्या कह रहा है कि जैसे कि हम जब भी कोई जैसे माउंट एवरेस्ट हो गए तो इसकी ऊंचाई किससे है, समुद्र तल से मापी गई है, और ये कितनी बताई गई है, 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा
भाग प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, गर्त है, जिसे गहराई 11,022 मीटर है। क्या आप सभी की कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो मतलब क्या कह रहा है कि देखें कि जैसे से तो हम पृथ्वी पर सबसे बड़ा शिखर देखें तो क्या है, माउंट एवरेस्ट है 8,848, और सबसे बड़ी गहरी खाई की बात करें तो प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच है, 11,022 मीटर है। तो क्या कह रहा है कि क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी इतनी अधिक हो सकती है? यानी कि क्या कह रहा है, 8,000 से भी ज़्यादा पृथ्वी की आंतरिक भाग की गहराई को हम देख सकते हैं, 11,022 मीटर। महाद्वीप, महाद्वीप क्या होते हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप, ये विस्तृत जल राशि के क्या कह रहा है कि महाद्वीप क्या होते हैं? पृथ्वी पर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हुए हैं। यानी क्या कह रहा है कि इनको अलग करने वाली क्या है कि विशाल जल राशि है जो एक दूसरे को अलग करती है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चित्र 5.1 हम देख सकते हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि सतल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ये मैप है, हम मैप का अध्ययन करते हैं तो क्या पाएंगे कि लगभग सबसे ज़्यादा सतल मंडल है, यानी सबसे ज़्यादा महाद्वीपों की संख्या या सतल भाग सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जल राशि पाई जाती है। देख सकते हैं कि 0 डिग्री से नीचे तो क्या है, केवल दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, एशिया है, अफ्रीका का कुछ भाग है, यूरोप है, और पूरा लगभग उत्तर अमेरिका आ जाता है। तो क्या है, मुख्य रूप से कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा सतल मंडल यानी महाद्वीपों की संख्या पाई गई है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी एशिया है वो सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हो, यानी लगभग 33% भाग केवल एशिया के पास है। यह महाद्वीप पूरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कह सकते हैं कि एशिया के लगभग भाग में ये क्या है, फैला हुआ है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या थी, कह रहे हैं कि एशिया से होकर गुजरती है। साथ अपने मैप रख लेना, इसका अध्ययन करें ना, जब बताते जाएं कि एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है तो उसमें आप ध्यान करते रहना कि कर्क रेखा कौन सी है, मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है। तीनों महाद्वीपों, एक ऐसी महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं भी गुजरती हैं, जैसे अफ्रीका है उसमें क्या है कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और हमारी मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम भाग, पश्चिमी यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। चित्र 5.1 हम देख सकते हैं। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यानी कि हम जब कंबाइंड में बोलना चाहें ना यूरोप और एशिया को, दोनों को, तो क्या कहेंगे, यूरेशिया कह सकते हैं। और यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत करता है। यूरोप एशिया से सबसे बहुत छोटा है। यूरोप के बारे में बात करें तो यूरोप है वो क्या है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कह सकते हैं कि एशिया के क्या है, पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त है, इससे होकर गुजरते हैं। 66.5 डिग्री है ना हमारी लाइन, नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है वो क्या है, आर्कटिक वृत्त से है वो क्या है, यूरोप से होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लग सकते हैं। हम यूरोप में देख सकते हैं कि यूरोप से क्या निकलती है, आर्कटिक वृत्त सर्कल गुजरता है। और यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? आर्कटिक वृत्त और यूरोप को और एशिया को क्या अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी एशिया के बाद का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल में अफ्रीका है। विषुवत वृत्त या शून्य अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी क्या कहना है कि जो हमारी इक्वेटर लाइन है, जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है, वो क्या है, लगभग अफ्रीका के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये चित्र 5.1 में देखिए और आप पाएंगे कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हमने बता दिया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री अक्षांश रेखा तीनों क्या है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में क्या है, सहारा का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है।
जिसमें हम विश्व के मानचित्र को देखिए और आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी वो क्या है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताएंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त इस किन, यानी बता दिया कर्क रेखा है वो मकर रेखा और विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरते हैं। हम ये भी देख सकते हैं, जब हम मैप में देखेंगे, वर्ल्ड का मैप देखेंगे ना अफ्रीका का, तो उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि अफ्रीका के किन किन देशों से कर्क रेखा, किन किन देशों से भूमध्य रेखा और किन किन देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी सबसे पहला कौन था, एशिया था, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा क्या है हमारा उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा तीसरा क्षेत्रफल में बड़ा है। यह दक्षिण अमेरिका के से एक संकरी स्थल से जुड़ा हुआ, क्या कह रहा है कि यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि, यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को इस छोटी सी जल संधि है, किसे क्या है वो पनामा जल संधि है, शतल संधि कह सकते हैं। पनामा जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़े देख सकते हैं। जो ये भाग है केवल इस भाग को क्या कहा गया है, पनामा जल संधि, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं। शतल संधि, शतल संधि शतल का एक ऐसा संकरा भाग होता है जो दो बड़े शतलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी शतल संधि है पनामा शतल संधि। जैसे हमारे भी देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पनामा पनामा तो ये हो गई हमारी इसकी उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका की। और जल संधि पानी का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों को जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में क्या कह रहा है कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका वो क्या है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों सागरों से घिरा हुआ है, क्या घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर से, अंध महासागर से और दक्षिणी जो हमारा है उनसे क्या तीनों ओर से घिरा हुआ है यह महाद्वीप। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो हम बता देंगे बिल्कुल। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व हम देखें कि तीनों का नाम बताते हैं, देखो आपको रुको अच्छी तरह मैप में ही डिस्क्राइब कर देंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हम देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर हो गया, अंटार्कटिक महासागर हो गया और हमारा क्या है दक्षिण महासागर। क्या कह रहा है कि इन तीनों से क्या हो घिरा हुआ हमारा पूरी रूप से जल राशियों से क्या है हमारा जो अमेरिका है वो घिरा हुआ है। और इन बीचों में क्या है हमारी पनामा जल संधि है। और पाक जल संधि कहाँ थी, वो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर स्थित है, तो हम देख लेंगे इनको। विश्व की सबसे बड़ी लंबी प्रशांत महासागर एंडीज इसके उत्तर में दक्षिण की ओर फैली हुई। क्या कह रहा है कि जो हमारी दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग क्या है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो मैप में देख सकते हैं आसानी से दक्षिण गोलार्ध में बिल्कुल है। इसके पूर्व और एवं पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर स्थित हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। अंध महासागर है और दक्षिण में क्या कह रहा है कि इसके पूर्व और पश्चिम, पूर्व में तो क्या है हमारा अंध महासागर है और पश्चिम में क्या है प्रशांत महासागर मिलेगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रशांत पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। क्या कह रहा है कि जो दक्षिण अमेरिका में क्या है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। क्या है कि सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है, एंडीज, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। हमारा सबसे पहला कौन सा था, एशिया था, फिर अफ्रीका था, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, और अब क्या आ गया ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया पे हम लास्ट में आ गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो बिल्कुल देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से नीचे ही है, भूमध्य रेखा से नीचे होगा तो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। इस द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये क्षेत्रफल में इतना बड़ा नहीं है और क्षेत्रफल में बड़ा न होने के कारण और साथ ही साथ चारों ओर से क्या है जल से घिरा हुआ, तो इसे क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। अंटार्कटिका एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका के बारे में बात कर रहे हैं हम।
एशिया, अफ्रीका, एशिया, और बाद में दूसरा कौन सा था, अफ्रीका था, तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, यूरोप बचा हो, यूरोप के बारे में मैंने ये डिस्कस कर लिया था एशिया अफ्रीका के साथ। तो अब हम अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव में क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमें हमेशा मोटी बर्फ की परतें से ढका हुआ है। क्या कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण क्या है कि सूर्य की किरणें अंटार्कटिका पे अच्छी तरह से न पहुंचने के कारण क्या है कि यहाँ पे लगभग बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, परतों से ढका हुआ है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, परमानेंट कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं रहता है। बहुत से देशों ने शोध केंद्र यहाँ स्थित किए हुए हैं। भारत की भी एक शोध संस्था है जिसे नाम मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। यानी क्या कह रहे हैं कि अंटार्कटिका में कोई स्थायी निवास नहीं, केवल शोध केंद्र स्थित है। और भारत के भी 2 शोध केंद्र है, मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री के नाम से अंटार्कटिका में क्या है, शोध केंद्र है। शोध केंद्र का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब जो जल राशियाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि यहाँ पे किस तरह का जीवन पाया जाता है, वहाँ पे कितना तापमान पाया जाता है, वहाँ पे कैसा पानी है, कैसा परिवेश है चारों ओर का। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए बड़े बड़े शोध केंद्र वहाँ पे स्थित हैं। वहाँ पे किस प्रकार की जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इनका अध्ययन करने के लिए क्या वहाँ पे शोध केंद्र है। जलमंडल के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले तो हमने पढ़ा है भूमंडल के बारे में, भूमंडल में जिसमें हम पढ़ाए हैं कि कितने महाद्वीप हैं, तो महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया, महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में, अब पढ़ेंगे हम जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग, यानी क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल यदि 100%, तो उसमें क्या है कि 71% भाग है वो क्या है, जल से गिरा हुआ। 29% भाग क्या है, सतल से गिरा हुआ है। जल के सभी रूप उपस्थित हैं। क्या है, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें एवं नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। क्या कह रहे हैं कि जो 71% भाग है ना हमारा जल का, उसमें क्या नदियाँ पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं, नदियाँ पाई जाती, भूमिगत जल भी पाया जाता है। इन सभी को मिलाकर कितना परसेंट बनता है, 71% बनता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग क्या है, महासागरों में पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो 71% भाग जो पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है, तो उसे यदि 100 मान लें तो केवल 97% भाग क्या है वो क्या पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। भाई इतना अधिक खारा है कि ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे 97% भाग में 97% जो जल है वो क्या है कि इतना खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं नदियों, भूमिगत जल के रूप में पाए जाने। क्या कह रहा है कि 97% भाग तो ऐसा है कि उसे हम बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या खारापन पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है। तो शेष जल भाग यानी जो 3% लगभग बच जाता है वो क्या किस रूप में पाया जाता है, बर्फों के रूप में, नदियों के रूप में, और जो हमारी पृथ्वी के अंदर भूमिगत जल है उसके रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि लगभग 97% भाग है वो पृथ्वी पर पाया तो जाता है, लेकिन वो खारा पाया जाता है, पीने योग्य नहीं है। तो 3% भाग है वो केवल नदियों और जलराशि या भूमिगत जल के रूप में पाए जाते हैं, तालाबों में पाए जा सकते कह सकते हैं। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस कर सकते हैं। विशेषकर हम देखते हैं कि राजस्थान के क्षेत्र में बारिश न होने के कारण भूमिगत जल भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग है। यानी क्या कह रहे हैं कि महासागर है क्या है, जलमंडल के प्रमुख भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमें पहले पढ़े था कि जो हमारे महाद्वीप है वो एक दूसरे से मुख्य रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन महासागर क्या है एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, गतिशील रहता है। क्या कह रहा है कि महासागर का जल है वो हमेशा क्या रहता है, मूवमेंट होता रहता है, जिसमें तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर हम क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। क्या कह रहा है कि यदि हम महासागरों में बांटे ना तो पूरी पृथ्वी पर महासागर मुख्य रूप से कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर
और दक्षिणी महासागर, और एक हमारा क्या है आर्कटिक महासागर। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो लगभग जो प्रशांत महासागर है वो क्या पाया जाता है, इस तरफ पाया जाता है, इस तरफ पाया जाता है, लगभग इस तरफ, इस तरफ। और रहा हमारा कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर के बाद बीच में कौन सा पाया जाता है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, और इनके बीच में कौन सा पाया जाता है, इस क्षेत्र में कौन सा पाया जाएगा, हमारा अंध महासागर, जो ऐसा आकार का है, उस जिसे अंध महासागर या अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा हिंद महासागर है वो कहाँ पाया जाता है, जो इंडिया की लोकेशन है ना, लगभग इंडिया के दक्षिण में हम कह सकते हैं कि कौन सा पाया जाता है, हिंद महासागर। और दक्षिण महासागर कहाँ पाया जाता है, जो हमारा आर्कटिक अंटार्कटिका था ना, ये इस क्षेत्र में। और आर्कटिक महासागर पता ही हमें ऊपर की ओर पाया जाएगा। हम देख भी लेते हैं मैप में, अच्छी तरह से देख लो, ये लोकेशन रही। इस पेज को रोटेट तो करूँ तो नहीं, आप देख लेना, फ़ोन को थोड़ा तिरछा करके देख लेना। पहला कौन सा है, हमारा प्रशांत महासागर, ये हमारा प्रशांत महासागर रहा, इधर भी प्रशांत महासागर है। ये हमारा क्या है, अटलांटिक जिसे अंध महासागर, इसके आकार का ये क्या है, शून्य की रेखा जैसा है लगभग। और ये क्या हमारा हिंद महासागर, और ये क्या है हमारा दक्षिणी महासागर, और ये हमारा आर्कटिक महासागर। तो मुख्य रूप से कितने पाए जाते हैं, 5 महासागर पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, प्रशांत, दूसरा अंध महासागर, पहले प्रशांत महासागर, फिर अंध महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा ये दक्षिणी महासागर, और 5वां आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जैसे एशिया पर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ, तो वैसे ही प्रशांत महासागर भी कैसे फैला हुआ है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, यानी 11,000 जो 22 मीटर की जो गहरी खाई है ना, वो प्रशांत महासागर के अंदर ही पाई जाती है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। लगभग मैंने बताया था शून्य का आकार कहते हैं कई बार तो इसे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वृत्ताकार है। मैप में हम देख सकते हैं एशिया ऑस्ट्रेलिया किसके क्षेत्र में पाया जाता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इनके चारों ओर में स्थित है। जब हम ग्लोब पर देखेंगे ना, तो इसकी बहुत अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशांत महासागर किन किन महाद्वीपों को कवर करते हुए किन किन महाद्वीपों के किनारों पे फैला हुआ है, हम ग्लोब में आसानी से देख सकते हैं। प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। चित्र 5 पॉइंट में हम देख सकते हैं प्रशांत महासागर चारों ओर इन महाद्वीपों में स्थित पाया जाता है। अब आता है अंटार्कटिका महासागर। जिसे अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप महासागर है। यह अंग्रेजी की भाषा के एस आकार का है। इसमें पश्चिम किनारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारा यूरोप और एवं अफ्रीका से, और अंटार्कटिका महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंतुरित है। क्या कह रहा है कि जो हमारे अंटार्कटिका महासागर किससे, उत्तरी अमेरिका से जो किनारे पे, दक्षिण अमेरिका के और यूरोप और अफ्रीका के अंटार्कटिका महासागर के तट रेखा पर बहुत ही अधिक तंदुरित है। यह अनियमित तट रेखा प्राकृतिक के पोतशरों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। मैंने क्या कह रहा है कि जो हमारे महाद्वीप है ना, ये महासागर है जो अंटार्कटिका है, इसके कि किनारों पे बहुत सी क्या पाई जाती हैं, बंदरगाहें पाई जाती हैं। मतलब महाद्वीप मतलब जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इनके की किनारों पे क्या पाई जाती हैं, बहुत सी बंदरगाहें पाई जाती हैं। और इनके बीच में क्या पाया जाता है, हमारा अंटार्कटिका महासागर पाया जाता है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यानी ये गर्व की बात है हमारी लिए कि जो हिंद महासागर का नाम है वो केवल भारत की दृष्टि से ही, यानी यूनानियों ने ही पहले हमारे विभिन्न नाम दिए थे भारत को, लेकिन अंत में भारत रखा गया था। और हिंद महासागर का नाम भी क्या रखा गया, भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। क्या पहला हमारा कैसा था, वृत्ताकार था, दूसरा हमारा क्या अंटार्कटिका है वैसा आकार का, और हिंद महासागर कैसा है, हमारा त्रिभुजाकार है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। हम मैप में देख सकते हैं।
दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। क्या कह रहा है कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिणी महासागर क्या है वो अंटार्कटिका महासागर को चारों ओर से घेरता है। और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। क्या कह रहा है कि जो दक्षिणी महासागर है ना हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरा हुआ है और लगभग 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी, क्या कह रहा है कि आर्कटिक महासागर है वो उत्तर ध्रुव वृत्त से आर्कटिक, अब दक्षिणी महासागर तो हो गया, अब क्या कह रहा है कि आर्कटिक महासागर जो सबसे ऊपर में नॉर्थ पोल के पास पाया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं कि आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त से में स्थित है और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। और ये प्रशांत महासागर के चिलचिले जल वाले एक संकरे भाग में से जुड़ा हुआ है, जिसमें बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका और उत्तरी तटों और तथा यूरोपियों से घिरा हुआ है। कि वायुमंडल कैसा है, किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी की चारों ओर से गैसों की परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी क्या कह रहा है कि पृथ्वी की चारों ओर जो वायु के आवरण बना हुआ है, जो एक पतली सी परत बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं वायुमंडल कहा जाता है। और जो पतली सी परत है वो पृथ्वी पर टिकी हुई किस बल के कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी पे वायुमंडल को अपनी ओर खींच रखा है। वायु की यह पतली परत पर इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी, यदि हम जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक माने तो क्या है वायुमंडल है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। यानी वायुमंडल में ऐसी परतें पाई जाती हैं जो पृथ्वी यानी सूर्य से आने वाली यूवी रेज पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिसमें मुख्य रूप से कौन सी परत पाई जाती है हम आगे पढ़ेंगे। वायुमंडल क्या है 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ, मुख्य रूप से बताया जा रहा है वायुमंडल कितनी क्या है 16,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य कारकों के आधार पर 5 परतों में बांट सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि वायुमंडल में बहुत सी बार तापमान भी वो देखा जाता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की संरचनाएं होती हैं उनके आधार पर भी मतलब विभाजन किया जाता है। तो इन सभी को मिलाकर हम कह सकते हैं कि वायुमंडल को 5 मुख्य रूप से परतों में हम बांट सकते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए हम सौरमंडल, सबसे पहले कौन सी होगी हमारी सौरमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर आयन मंडल, परिमंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर इंग्लिश में से कहते हैं। सबसे पहले क्या हमारी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी क्या होगी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर आएगी। तो सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। वायुमंडल मुख्यतः रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। नहीं हम कह सकते हैं कि हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है। 70% आपको पता है कितने कौन सी गैस पाई जाती है, इनको कहने की जरूरत नहीं है। लगभग आयतन के अनुसार 78% तो हमारी क्या पाई जाती है नाइट्रोजन, और लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। लगभग 99% भाग इन्हीं गैसों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि एकमात्र 1% पाई जाती हैं। और हमारा जो पूरी पृथ्वी पर जो स्थल मंडल था वो कितने परसेंट था 71% था, और 29% क्या था हमारा हाँ वैसे ही 71% तो क्या था हमारे क्या था जलमंडल था, और 29% क्या था हमारा स्थल मंडल था। और ऐसे ही क्या है हमारे ऑक्सीजन कितनी नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 78%, 78% और 21% हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जैसे नाइट्रोजन प्राणियों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। यानी बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन तो मनुष्य के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन है वो मनुष्य की उत्तक यानी जो टिश्यूज उनके लिए भी है, साथ ही साथ पेड़ पौधों के लिए भोजन के लिए आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है कि पृथ्वी जब अपनी ऊष्मा छोड़ती है तो वो क्या करती है अवशोषित कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पृथ्वी का तापमान सामान्य बना रहता है, न ज़्यादा ठंडा बनता है न जिससे ज़्यादा गर्म बनता है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है।
ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनताओं में कमी आती है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडल में क्या होती है, परतों की होती है, क्या होती है, यानी सघनता क्या होती है, कम होती चली जाती है। यह घनता समुद्री तल से सबसे अधिक, यानी समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा वायुमंडल का घनत्व पाया जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो तेजी के साथ ये घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा की घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे जैसे यानी हम कह सकते हैं कि 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो उसे स्पेशल अपने साथ ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, तभी हम वो चढ़ पाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे गैस की जो श्वसन जो ऑक्सीजन है वो क्या है, श्वसन प्रक्रिया में परेशानी में नहीं लेने में दिक्कत आने लगती, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल बहुत ही सघन यानी बहुत कम पाया जाता है, विरल हो जाता है वायुमंडल। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो बहुत सी बार क्या होता है कि तापमान घटता चला जाता है, यानी माइनस में चला जाता है, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन की वो डेफिशिएंसी वो क्या होती है, कम हो जाती है, सघनता कम हो जाती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यानी कि वायुमंडल हम जैसे गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को अपनी ओर खींचेगा तो क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, यानी ये दबाव होता है, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर अलग अलग पाता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर, यानी जो वायु होती क्या होती है, उच्च दाब से क्या जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, और गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मोशन एयर होती है उसे क्या कहते हैं, हम विंड्स कहते हैं, यानी हम गतिशील वायु को ही हम पवन का नाम देते हैं। और ये इनमें गति किसके कारण आती है, प्रेशर के डिफिशियंसी, यानी प्रेशर में जो दाब प्रवणता होती है, यानी दाब मानव दो स्थानों पर जो दाब वायु दाब होता है उसमें उत्पन्न जो उत्पन्न होगा ना, जैसे एक स्थान पर वायु दाब दूसरे पर निम्न होगा तो उच्च दाब वायु कैसे चलेगी, उस दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, और उसी गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। जीवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जीवमंडल जीवमंडल स्थल जल और हवा के बीच की एक सीमित भाग है। यह वह भाग होता है जहाँ जीवन मौजूद होता है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से तथा जीवन मंडल से जुड़े होते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को दो मुख्य भागों में जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया, यानी जो हमारा जीवमंडल होता है उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्या होता है कि पेड़ पौधे होते हैं उनमें, और जंतु जगत इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं। दूसरे में हम पेड़ पौधों को शामिल कर सकते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल, यानी जैसे हमारा भूमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल है, इन तीनों को क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में एक दूसरे को पारस्परिक क्रिया, यानी एक दूसरे के आपस में जुड़ कनेक्ट होते हुए क्रिया करते हैं और तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभाव डालते हैं, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ पे किसी न किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती करने के लिए वनों को काटा जा सकता है, इसलिए ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप पृथ्वी की सतह से परिवर्तन हो जाते हैं। नहीं, जैसे हम पेड़ पौधे काटते हैं तो क्या होता है कि भूकंप जैसी, यानी जब विशाल संख्या में हम पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक में क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा, जिसके कारण एक भाग डिस्टर्बेंस होगा तो दूसरे पे पड़ेगा। यानी हम पृथ्वी की पादपों पर प्रभाव डाल रहे हैं तो वो भी हमारे पे किसी न किसी प्रकार के प्रभाव डालेंगे, चाहे भूकंप के रूप में हो या किसी अन्य परिघटना के रूप में हो। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कुछ भागों में भी डूब गया था। यानी क्या कह रहे हैं कि जब मनुष्य किसी प्रकार से पृथ्वी यानी प्रकृति से किसी प्रकार का खिलवाड़ करता है तो उसे भी, मनुष्य को भी झेलना पड़ता है। पृथ्वी भी वापिस अपना किसी न किसी रूप में मनुष्य के सामने दिखाई देती है। झीलों तथा नदियों को दूषित पदार्थों के द्वारा प्रभावित होने से उनका जल मानव को इस्तेमाल के लायक नहीं रह पाता है। यह जल दूसरे जीवों के लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि जब मनुष्य जल को प्रदूषित करता है तो स्वयं यदि पीता है तो उसके लिए हानिकारक, यदि कोई पशु पीता है तो उसके लिए भी हानिकारक साबित होता है। विद्युत संयंत्रों और
तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। यानी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिससे क्या है वायु प्रदूषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो सकती है। इसी भूमंडलीय ताप कहा जाता है। नहीं क्या कह रहा है कि पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित तो कर लेता है, लेकिन बहुत सी यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तीव्र गति से बढ़ेगी तो क्या होगा, पृथ्वी से जो ऊष्मा ऊर्जा बाहर जा रही है वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगी और अवशोषित करके स्वयं गर्म होगी और गर्म होगी तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापमान कह जाते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के लिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी हम पृथ्वी पर एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जिससे भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का उपयोग तो करें, लेकिन अपनी आवश्यकता की सीमित मात्रा में करें। जितनी आवश्यकता उतना ही करना चाहिए। तो हमें मुख्य रूप से पढ़ा वायुमंडल क्या है, सतल मंडल क्या है, जलमंडल क्या है। भूमंडल के रूप में हमें भूमंडल में क्या क्या पढ़ा, इसमें महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, महाद्वीप कितने, महासागर कितने। वायुमंडल में पढ़ा कि वायुमंडल कितनी परतों से, मुख्य रूप से 5 थी, सौरमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और परिमंडल। जलमंडल, जलमंडल में मैंने महासागरों के बारे में पढ़ा, 5 महासागर से थे, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के बारे में। और भूमंडल में हम पर क्या पढ़े, महाद्वीपों के बारे में पढ़ा है। महाद्वीप मुख्य रूप से 7 है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कौन सा सबसे बड़ा था, एशिया था। और महाद्वीपों में तो एशिया था, और महासागरों में सबसे बड़ा कौन सा था, हमारा प्रशांत महासागर। अब प्रश्न उत्तर रह गए, ये प्रश्न उत्तर लास्ट में करवा देंगे कंप्लीट हमारी सीरीज होने के बाद। तो चैप्टर को हम फिनिश करते हैं।